Hi guys. Hello, sir. हेलो So सर। guys, let's start with the next chapter हमारा. Just give me one small second. Let's see. Just give me one small second, guys. चलो guys, let's start with the next chapter हमारा. That is chapter number 13, sales tax. अब guys इस chapter के लिए you might be required to keep a copy with you. कुछ entries, कुछ notes में लिखवाऊंगा, तो उसके लिए तुम्हारे को कॉपी अपने साथ रखनी पड़ेगी. तो सारे स्टूडेंट्स कॉपी अपने साथ रख लो. तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है गाइस, वो आता है हमारा सेल्स टैक्स. बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, और ये चैप्टर हमारा मेजरली एक ही क्लास में हो जाएगा. आज की क्लास में चैप्टर हो जाएगा. एंड अगर लगा तो आई वुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर आल्सो इन टुडेस क्लास. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर गाइस. सो सेल्स टैक्स चैप्टर है क्या, इसमें हमें पढ़ना क्या है. सबसे पहले हम समझते हैं हमारा सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स. पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. कॉन्सेप्ट के बाद तुम्हारे को फिर इसका ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन, एंट्रीज वगैरह वो सब बताऊंगा. तो सेल्स टैक्स गाइस होता क्या है. देखो, ये है हम, दैट इज बिजनेस. दिस इज अ बिजनेस. ये है हम. अब हम जब बिजनेस करते हैं, हम बहुत सारा सामान, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ सर्विसेज हमने ली, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, टेलीफोन का बिल पे करा, ऐसे बहुत सारे खर्चे हम करते हैं. अभी इसको मैं लिंक करता हूं मेजरली सेल और परचेज के साथ, जो तुम्हारे सिलेबस में है. हमने रॉ मटेरियल परचेज करा, लेट से $1000 का हमने रॉ मटेरियल जो है वो करा परचेज. और बाद में इसी रॉ मटेरियल को हमने सेल कर दिया, सोल्ड फॉर $1500 का हमने इसको सेल कर दिया. तो दैट मींस हमने अपना प्रॉफिट कितना कमाया, 500 का हमने इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कमाया. अब जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारी इनकम पे लगता है. जो भी हम पैसे कमाते हैं, जो भी हम अर्निंग करते हैं, उस पे हमें ये टैक्स देना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं, हमें उस एक्सपेंस के साथ गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है. तो टैक्स ऑन इनकम इज डायरेक्ट टैक्स, कि जो पैसे हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसे हमें गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. और इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जब हम कोई खर्चा करते हैं, उस खर्चे के साथ हमें कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा जमा कराना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. और यहाँ पे वो है तुम्हारा सेल्स टैक्स. इंडिया में जीएसटी है, बट हम जीएसटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे. वी विल स्टडीज अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स. एंट्रीज वगैरह में इंडिया में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है. सो अब जब जो बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है वो सामान परचेज करेगा, लेट्स से गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जब भी तुम रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ये जो मटेरियल है इसके ऊपर तुम्हारा सेल्स टैक्स है 8%. जब भी तुम्हें रॉ मटेरियल परचेज करोगे, तुम्हारे को सेल्स टैक्स 8% देना पड़ेगा. अब वो जो 8% सेल्स टैक्स है वो कौन पे करेगा, हु विल पे 8% सेल्स टैक्स. क्या तुम पे करोगे, या
लेट्स से यू आर बी, दैट पर्सन्स नेम इज ए, एंड जिसको तुमने सेल किया दैट इज सी, इट इज कस्टमर। तो बी ने सामान जब ए से परचेज किया तो ए क्या करेगा, ए बनाएगा एक बिल, ए बनाएगा एक बिल। बिल में क्या लिखेगा, बिल में लिखेगा सेल वैल्यू है मेरी 1000 प्लस सेल्स टैक्स इसका 8%, दैट मींस 80, तो 1080 इतने का वो टोटल बिल बना के बिजनेस को दे देगा, इतने का टोटल बिल बना के वो बिजनेस को दे देगा, यानी हमें दे देगा। अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि हमें इसको पे करने पड़ेंगे इतना टोटल अमाउंट, दिस अमाउंट वी हैव टू पे टू हिम। हमने उसको पे करा 1080। सामान हमने परचेज करा था 1000 का, सामान हमने परचेज करा है 1000 का, लेकिन हमने उसको पे करे हैं 1080। तो जो ये 80 एक्स्ट्रा हमने पे करे हैं दैट इज कॉल्ड सेल्स टैक्स। अब तुम एक चीज बोलोगे यहाँ पे, ये काफी टाइम पहले डबल टैक्सेशन खत्म हो गया था, अब वो कॉन्सेप्ट डबल टैक्सेशन खत्म कैसे हुआ? तुमने कोई चीज 1000 की परचेज करी, तुमने उसके ऊपर ऑलरेडी 80 रुपीज टैक्स पे करा हुआ है, तो तुम गवर्नमेंट को क्या बोलोगे कि भाई मैंने जो चीज मेरे को जो चीज खरीदी है मैंने वो तो 1000 की है ना, तो मैंने $80 आपको एडिशनल पे कर दिए, $80 मैंने आपको एडिशनल पे कर दिए बिजनेसमैन ने। सो उस केस में क्या होगा, ये जो 80 इसने एक्स्ट्रा पे करे हैं इट विल बी कॉल्ड एज इनपुट टैक्स विच इज अ एसेट फॉर हिम। ये जो 80 उसने पे करे हैं दिस विल बी कॉल्ड एज इनपुट टैक्स विच विल बी एसेट फॉर बी। हम बी की बुक्स बना रहे हैं, बी के लिए ये 80 एसेट हो जाएगा। क्यों? बी ने सामान खरीदा 1000 का, लेकिन जिससे सामान खरीदा उसको दिए हैं 1080, क्योंकि इसने सेल्स टैक्स चार्ज किया था। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये गवर्नमेंट को, इसके पास पैसे आ गए 1080, ये इसमें से 80 जो है ए गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा, ये बोल के कि बी से मेरे को ये $80 आए थे। ये जो ए है, ए इस 80 को गवर्नमेंट को जमा करा देगा, टैक्स हमेशा गवर्नमेंट के पास जाता है, और वो ए बताएगा कि ये जो 80 हैं ये इस बिजनेसमैन से आए। तो गवर्नमेंट को पता है कि हमारे नाम के 80 गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी गए हुए हैं, विच इज जो यहां से 80 चले गए। अब ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास हमारे नाम के 80 ऑलरेडी प्लस में चले गए, 80 हमारी तरफ से जा चुके। अब आगे मैंने ये गुड सेल करे 1500 के कस्टमर को, और मुझे जो इस पे गवर्नमेंट ने रेट बताया कि यहाँ पे जो सेल्स टैक्स चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी 10%। सेल्स टैक्स हमारा लगेगा यहाँ पे 10%। अब 10% जब सेल्स टैक्स यहाँ पे लगेगा तो मैं भी अपना एक बिल बना के दूंगा कस्टमर को। क्या मैं बोलूंगा, मैंने सेल करी थी तुम्हें कितने की, 1500 की, इसके ऊपर सेल्स टैक्स में ऐड कर दूंगा कितना, इसका 10%, दैट इज 150। तो टोटल मेरे पास आ गया 1650। सो कस्टमर जो है, जो मेरा कस्टमर है, वो मेरे को कितना अमाउंट पे करेगा, ही विल पे मी 1650। अल्टीमेटली जितना भी टैक्स होता है उसका सारा का सारा बर्डन किस पे आता है, कस्टमर पे। सारा का सारा बर्डन किस पे आता है, कस्टमर पे। तो कस्टमर ने हमें 1650 पे करे। अब अगेन एज अ बिजनेसमैन हमारे पास, हमने जो सामान सेल किया था, हमने तो 1500 का सामान सेल किया था, और हमने 150 का जो टैक्स है वो कस्टमर से एडिशनल कलेक्ट किया। तो मतलब ये जो टैक्स है हमें ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, हमें ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, हम तो नहीं रख सकते, ये गवर्नमेंट के नाम पे लिया हमने। तो ये जो अमाउंट है ये हमें गवर्नमेंट को क्या कराना पड़ेगा, डिपॉजिट। तो मेरे लिए जो पैसे मेरे पास आए हैं, ये सोच के बताओ, कस्टमर ने जो पैसे मुझे दिए हैं, क्या ये पैसे मेरी इनकम है या मेरी लायबिलिटी सेल्स टैक्स वाली? जोर से बोलो। लायबिलिटी सेल्स टैक्स वाली सर। सेल्स टैक्स वाला जो अमाउंट है वो मेरे लिए होगी लायबिलिटी, क्योंकि ये मेरे पैसे नहीं है, मुझे ये पैसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने हैं। तो इसको मैं बोलूंगा, ये जो 150 है ये मेरा हो गया आउटपुट टैक्स, और इट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। ये हो गया मेरा आउटपुट टैक्स विच इज अ लायबिलिटी फॉर मी। अब बात आती है गवर्नमेंट की, अब बात आती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या होगा, मैं ये हटाता हूं ऊपर से, इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। अब बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैंने आपको 150 देने थे,
मैंने आपको 150 टैक्स देना था जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया था, उसमें से ऑलरेडी मैं आपको $80 दे चुका हूं। ऑलरेडी मैं आपको $80 पहले ही अपनी पॉकेट से दे चुका हूं, तो बैलेंस 70 मुझे आपको देना है अमाउंट। सो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये आएगी हमारी फिगर, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ये पॉजिटिव भी आ सकती है, ये नेगेटिव भी आ सकती है। हो सकता है हमने गवर्नमेंट को पैसे जमा कम कराने हो और ऑलरेडी ज्यादा जमा करा दिए, देयर कैन बी सिचुएशंस। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये आता है हमारा नेट फिगर। अगर ये पॉजिटिव आया दैट मीन्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, अगर नेगेटिव आया दैट मीन्स गवर्नमेंट से हमें रिफंड होंगे। ये है पूरा तुम्हारा सेल्स टैक्स का एक स्ट्रक्चर। दिस इज सेल्स टैक्स का एक पूरा स्ट्रक्चर। दो चीजें इसमें मैं तुम्हें और लिखवाता हूं। बिल में जो ये वाला अमाउंट होता है जिसपे जीएसटी या सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव अमाउंट। और ये जो होता है 1650, इट इज इंक्लूसिव। ये होता है एक्सक्लूसिव और इसे बोलते हैं हम इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अब एक काम करो, तुम अच्छे से 5 मिनट लगाओ, इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ो, समझो। कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, नहीं है तो हम पहले इसकी एंट्री करेंगे, फिर इसकी एंट्री करेंगे, फिर ये जो एडजस्टमेंट है इसकी एंट्री करेंगे। ये करने के बाद हमारा बस इसकी कैलकुलेशन और ये चैप्टर हमारा खत्म। टेक 5 मिनट, इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। कोई भी चीज अगर पूछनी है तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है सबको ये? यस सर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब बात करते हैं हम इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो ये वैसे नोट्स में लिखे हुए हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम सारे एक बार ना अपने हाथ से भी ये लिख लेना। तुम लिखोगे तो तुम्हारी इस चीज की प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है हमारा परचेज। एक क्रक्स सबने याद रखना है, वो क्या रखना है? सेल्स टैक्स always comes on the opposite side of cash, receivable या पेबल। मतलब जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं जिसमें या तो कैश पेमेंट है या कैश रिसीट है, या हमने क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल करा है, तो हमेशा सेल्स टैक्स कैश, रिसीवेबल्स या पेबल्स इसके ऑपोजिट साइड आएगा। याद रखना, सेल्स टैक्स हमेशा इसके ऑपोजिट साइड आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परचेज की। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे हमारी एंट्री क्या होगी? डेबिट परचेज, क्रेडिट होगा कैश। मैंने बताया था सेल्स टैक्स हमेशा कैश के ऑपोजिट आता है, तो डेबिट हो जाएगा सेल्स टैक्स। और जब परचेज हम करते हैं, मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, बताओ दिस इज इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, ये हमारा इनपुट टैक्स है, मतलब ये हमारा एसेट है। क्रेडिट कैश या फिर पेबल, क्रेडिट कैश या फिर पेबल, ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री जब हम गुड्स परचेज करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल 1000 के गुड्स थे और सेल्स टैक्स हमारा था 8%, तो विच इज 80। तो परचेज हमने कितने गुड्स करे हैं 1000 के? सेल्स टैक्स हमारा है 80। सो कैश या पेबल हमने देना है या कैश ऑन द स्पॉट दे दिया, दैट इज 1080। ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। दूसरा आता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश, या तो हमें कैश आएगा या फिर रिसीवेबल्स। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। 1500 के गुड्स हमने सेल किए थे और सेल्स टैक्स था हमारा 10%, तो 150 हो गया सेल्स टैक्स। तो कैश कितना आएगा हमें या फिर रिसीवेबल कितने होंगे? इट इज 1650। क्रेडिट सेल्स, हमने 1500 की सेल्स करी है। क्रेडिट सेल्स टैक्स, ये होगा मेरा आउटपुट, दैट इज 150, कि मुझे ये टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो ये होंगी मेरी दो एंट्रीज एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल। फटाफट से ये दोनों एंट्रीज जो हैं इनको अपनी कॉपी में लिख लो। जैसे ही लिख लो प्लीज गाइस मुझे बता देना। Done, sir. ओके, डन सर। चलो अब इसके बाद ये चीज मैं हटा रहा हूं, ये तुमने ऑलरेडी लिख ली। अब नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। या तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव या फिर आंसर हमारा आएगा नेगेटिव। या तो आएगा पॉजिटिव या आएगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आंसर है दैट मींस
नेट पेबल टू गवर्नमेंट। अगर पॉजिटिव आंसर आया है मतलब हमें इतना नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है, और अगर आंसर हमारा नेगेटिव आया दैट मीन्स नेट रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, कि इतना गवर्नमेंट से नेट हमें रिसीव होना है। ये दोनों मैं रब कर रहा हूं, ये तुम सबने लिख लिया, मेरे को बोला था। सो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया दैट मीन्स हमारा नेट होगा पेबल, हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आंसर नेगेटिव आया दैट मीन्स रिसीवेबल, कि हमें यहाँ पे पैसे आएंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी? अगर हमारा पेबल है तो हमारा आंसर क्या होगा? डेबिट सेल्स टैक्स क्रेडिट कैश। जो भी नेट अमाउंट हमारा आएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो भी नेट अमाउंट हमारा आएगा वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, डेबिट सेल्स टैक्स क्रेडिट कैश। और अगर हमारा आउटपुट टैक्स कम था, इनपुट ज्यादा था, तो हमें पैसे आने हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स टैक्स, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स टैक्स। फटाफट से फॉर्मूला और ये एंट्रीज भी लिख दो। फिर एक छोटा सा पॉइंट और उसके बाद सीधा हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। Done, sir. Done, sir. ओके, सबने लिख लिया गाइस? Yes. रवि, निरंजन, शिवम? Done, sir. Yes, sir. ठीक यस है। सर। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स। अब देखो सिचुएशन देखते हैं। अब लेट से तुम किसी रेस्टोरेंट में गए, तुम्हारा रेस्टोरेंट में टोटल बिल आया 2500 का तुम्हारा टोटल बिल आया, और उसमें उस पर्सन ने सेल्स टैक्स लगा दिया लेट से 10% विच इज 250। तो तुम्हारा टोटल अमाउंट पेबल जो बना, जो तुमने टोटल पे करना है दैट इज 2750। एक तो था कितना तुम्हारा बिल था, उस पे सेल्स टैक्स ऐड हो गया, और ये अमाउंट तुम्हें पे करना है। अब इन टर्म्स को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। ये जो बिल होता है, सेल्स टैक्स हमेशा इसी पे चार्ज होगा। सेल्स टैक्स जो होता है ये हमेशा इसी फिगर पे चार्ज होगा। सेल्स टैक्स हमेशा इस अमाउंट पे चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे हम कहते हैं ना प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सेल्स टैक्स इस पे भी कैलकुलेट हो सकता है, नहीं। सेल्स टैक्स जो परसेंटेज है वो हमेशा तुम्हारे बिल फिगर पे ही कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ये फिगर होती है, ये फिगर जो हमारी बिल फिगर होती है, इसको बोला जाता है नेट सेलिंग प्राइस और टैक्स एक्सक्लूसिव, टैक्स एक्सक्लूसिव और प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। ये जो हमारी फिगर आती है इसको बोला जाता है नेट सेलिंग प्राइस, या टैक्स एक्सक्लूसिव, या प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। कोई भी टर्म लिखी हो सकती है कि दिस अमाउंट इज नेट अमाउंट,
दिस अमाउंट इज टैक्स एक्सक्लूसिव, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें डायरेक्टली सेल्स टैक्स निकालना है तो हम सेल्स टैक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा टैक्स एक्सक्लूसिव फिगर हमें गिवन है, नेट सेलिंग प्राइस गिवन है, या प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स गिवन है, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला होगा प्राइस इनटू सेल्स टैक्स अपॉन 100। प्राइस इनटू सेल्स टैक्स अपॉन 100, तो जैसे यहां पे हमारा प्राइस है 2500 इनटू सेल्स टैक्स है 10%, तो 10 अपॉन 100 ये जो होगा दैट इज विदाउट परसेंटेज। विदाउट परसेंटेज, तो इसका मतलब है विदाउट परसेंटेज, विदाउट परसेंटेज। तो सेल्स टैक्स है 10%, तो 2500 इंटू 10 अपॉन 100 दैट मीन्स 250 आ गया मेरा सेल्स टैक्स। ये तो आ गया अगर मुझे ये फिगर गिवन है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि तुम्हारे को पेबल वाला अमाउंट गिवन होगा, तो इस अमाउंट को बोला जाता है ग्रॉस सेलिंग प्राइस या टैक्स इंक्लूसिव या प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो इसको बोला जाता है ग्रॉस सेलिंग प्राइस या फिर टैक्स इंक्लूसिव या प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अगर इस फिगर में, इस फिगर से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अपना सेल्स टैक्स। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इट विल बी प्राइस इनटू सेल्स टैक्स अपॉन 100 प्लस सेल्स टैक्स। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्राइस इनटू सेल्स टैक्स अपॉन 100 प्लस सेल्स टैक्स, और ये भी जो सेल्स टैक्स है दैट इज विदाउट परसेंटेज, यहां कोई परसेंटेज हम नहीं लिखेंगे। तो इसी का एग्जांपल, मेरा जो प्राइस मुझे गिवन है दैट इज प्राइस इंक्लूसिव गिवन है मुझे, या ग्रॉस अमाउंट गिवन है दैट इज 2750 इनटू सेल्स टैक्स हमारा कितना 10% इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। तो अगर मैं करता हूं 2750 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो वो भी तुम अगर चेक करोगे कैलकुलेटर पे खुद, वो भी तुम्हारा जो आंसर आएगा वो भी 250 आएगा। मतलब हम यहां से भी ये निकाल सकते हैं, हम यहां से भी ये निकाल सकते हैं। अगर हमें नेट सेलिंग प्राइस गिवन है तो सिंपल प्राइस इंटू सेल्स टैक्स अपॉन 100। अगर हमें पेबल वाला अमाउंट गिवन है दैट इज ग्रॉस सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम करेंगे प्राइस इनटू सेल्स टैक्स अपॉन 100 प्लस सेल्स टैक्स। ये दो फॉर्मूले तुम्हारे को अच्छे से अभी की अभी लर्न करने हैं। इसको लिख लो कॉपी में, इसको अच्छे से लर्न कर लो। इसी के साथ तुम्हारा 80 इनफैक्ट 90% ये चैप्टर हो चुका है। अब सीधा थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी के वो करेंगे, और सीधा इसके क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे से इसको पढ़ो और अच्छे से इसको लर्न कर लो। एक चीज तुम और लर्न कर सकते हो, वो क्या है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो होता है हमारा इनपुट टैक्स, मतलब वो होता है हमारा एसेट। और जब भी हम गुड्स सेल्स करते हैं तो वो होता है हमारा आउटपुट टैक्स, और इट इज अ लायबिलिटी। ये लो, अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से इसको लर्न कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओ, 1 सेकेंड गाइस, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई। आई थिंक वो रब हो गया होगा पूरा। ओहो गाइस, 1 सेकेंड। सॉरी, आई विल जस्ट राइट इट अगेन वेरी क्विकली।
हेलो गाइस, अब लिख लो। सर यस, डाउट है इसमें। बोलो और पूछो। प्राइस एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स में प्राइस का वैल्यू 2500 है, पर इंक्लूसिव में 2750 है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों ये में जो होता है बिल अमाउंट, जो बिल अमाउंट है तुम्हारा जिसपे सेल्स टैक्स नहीं लगा अभी। जैसे तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, तुमने 25 का खाना खा लिया, तो दिस इज बिल अमाउंट। उस पे अलग से 10% सेल्स टैक्स लग गया 250 का, तो नेट अमाउंट तुम्हें कितना पे करना है? 2750। तो जो 2500 अमाउंट है जिसका तुमने यस सर। खाना खाया है, जिसपे सेल्स टैक्स लगना है, अभी लगा नहीं है, दैट इज कॉल्ड नेट सेलिंग प्राइस। तो अगर तुम्हें इस प्राइस से सेल्स टैक्स निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे? सिंपल, दिस इंटू 10%, 250। लेकिन अगर तुम्हारे को एग्जाम में ये वाला अमाउंट ही नहीं दिया हुआ, बिल अमाउंट ही नहीं पता, तुम्हें सिर्फ दिया हुआ है ग्रॉस सेलिंग प्राइस या प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, और तुम्हारे को सेल्स टैक्स निकालना है, तो तुम सेल्स टैक्स ऐसे निकालोगे? तो तुम क्या करोगे? सीधा दिस इंटू 10%। वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्स टैक्स हमेशा इस फिगर पे कैलकुलेट होता है। तो उसका ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला ओके सर। है ना? यहां समझो थैंक ना, यू इस अमाउंट से सेल्स टैक्स निकालना है तो ऐसे आ जाएगा। इस अमाउंट से अगर सेल्स टैक्स निकालना है तो फॉर्मूला ऐसा यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी सेल्स टैक्स 250 आएगा। सर। यस सर। ओके सर। क्लियर है पक्का? क्लियर है सर मेरा। गाइस, जैसे सबको सब लिख लो, मुझे बता देना प्लीज, फिर आगे बढ़ेंगे। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है, डन सर। ठीक है, गुड। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि उनका हो चुका है। लेट्स मूव फर्दर। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, और सीधा सीधा हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चंस। अब सेल्स टैक्स की थ्योरी क्या होती है ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। इस चीज को तुम्हें सिर्फ एक बार होमवर्क में रीड करना है, नथिंग एल्स। सिर्फ रीड, कुछ भी लर्निंग नहीं करनी, सिर्फ एक बार इसको रीड करना है तुम्हें। जस्ट अ प्लेन रीड, अभी नहीं करना, ये तुम आफ्टर क्लास कर लेना। ये सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 1। अ बिजनेस बायज, ध्यान से सुनना, अ बिजनेस बाय रॉ मटेरियल फॉर $115 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 15%। कि इतने का हमने सामान परचेज करा था, इतना टैक्स इंक्लूसिव, मतलब इस फिगर में इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। एंड सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट फॉर 287.50 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 15%। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम सेल्स टैक्स अथॉरिटी। तो हमें यहाँ पे सेल्स टैक्स निकालना है, तो पहले हम अपना सेल्स टैक्स निकाल लेते हैं इस फिगर पे। पहले हम अपना सेल्स टैक्स निकालते हैं इस फिगर पे 115 पे। तो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो परचेज पे हमारा आ जाएगा 115 इंटू 15 अपॉन 115। गाइस जस्ट वन स्मॉल सेकेंड।
यस गाइस, सॉरी, एक मुझे अर्जेंट कॉल आया था स्टूडेंट का, एक्चुअली एग्जाम दे रहा अपना आज। तो परचेज हमने करा है 115, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज 15%, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू सेल्स टैक्स अपॉन 100 प्लस सेल्स टैक्स, इट इज 15। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा $15, $15। हमने गुड्स परचेज करे हैं, तो ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। तो इनपुट हो गया हमारा 15 का। अब हमने वो गुड्स सेल करे थे 287.50 के, सेल करे थे हमने 287.50। दिस इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो हम ये इंक्लूसिव में जब सेल्स टैक्स निकालना होता है, इनटू सेल्स टैक्स अपॉन 100 प्लस सेल्स टैक्स, तो ये हो जाएगा 287.5 इंटू 15 डिवाइड बाय 115। तो 287.5 इंटू 15 डिवाइड बाय 115, ये मेरा आंसर आता है $37.5। और ये सेल्स पे है, तो ये हो जाएगा मेरा आउटपुट टैक्स के मुझे ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना। तो मेरे को बताना है नेट अमाउंट मुझे सेल्स टैक्स अथॉरिटी को कितना देना है या कितना मुझे आना है। सो इट इज आउटपुट माइनस इनपुट, 37.5 माइनस 15, दैट मीन्स 22.5 मुझे नेट पे करना है गवर्नमेंट को। दिस इज हाउ आई कैलकुलेट सेल्स टैक्स। इस क्वेश्चन को देखो, समझो, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे बताओ, देन वी विल मूव फर्दर। कोई डाउट है इसमें तो मुझसे पूछो। मैंने सिंपल इस फिगर से अपना सेल्स टैक्स निकाल दिया, और मैंने बताया था अगर प्राइस एक्सक्लूसिव गिवन हो तो दिस इंटू 15% कर देंगे, इंक्लूसिव हो दिस इंटू 15 अपॉन 115। क्लियर है गाइस सबको? यस सर। Yes, sir. चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये इन्होंने निकाल दिया नेट अमाउंट ड्यू टू टैक्स अथॉरिटीज, दैट इज 22.5। अब नेक्स्ट हमारी एक टर्म आती है, दैट इज इररिकवरेबल सेल्स टैक्स। ये इस बार ये तुम्हारे सिलेबस में इसी बार ऐड हुआ ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, बट इसके चांसेस थोड़े से हाई है। दैट इज इररिकवरेबल सेल्स टैक्स। इररिकवरेबल सेल्स टैक्स क्या होता है? purchases on which you pay sales tax but you cannot take benefit of it, means no input tax। मतलब कुछ पेमेंट तुमने ऐसे करी है, कुछ चीजें तुमने ऐसी परचेज करी है जिसमें तुमने टैक्स तो पे करा है, लेकिन तुम उस टैक्स पेमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते, तुम उसको अपना इनपुट टैक्स नहीं बना सकते। मतलब जो इररिकवरेबल सेल्स टैक्स हो गया, ये तुम्हारा प्योर एक्सपेंस है, ये तुम्हारा कोई एसेट नहीं बना कि तुम आगे जब सेल्स टैक्स पे करना होगा उससे एडजस्ट कर लो। इट कैन नॉट बी एडजस्टेड विद द आउटपुट टैक्स, सो इट cannot be adjusted with आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स से हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे सर ऐसे कौन से एक्सपेंस होते हैं कि जिसपे सेल्स टैक्स बिजनेस पे करता है उसको बेनिफिट नहीं मिलता? तो जनरली गवर्नमेंट जो है वो हमें उन्हीं जगह पे सेल्स टैक्स का बेनिफिट देती है जो चीजें हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। जो भी चीज हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, उन चीजों पे हमें सेल्स टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब सोचो, तुम्हें मैं बताता हूँ, ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, तुम इसको शायद लिंक कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ना, जैसे अब मेरा बिजनेस है, जैसे मैंने सेल्स टैक्स नंबर नहीं लिया हुआ, लेट्स से आई हैव अ सेल्स टैक्स नंबर, ये मैं वो बता रहा हूँ, हिडन थिंग। जैसे मेरे पास एक सेल्स टैक्स नंबर है, हुआ क्या, मैंने सेल्स टैक्स नंबर ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ, और मेरा काम चल रहा है, बिजनेस से परचेज सेल मेरी हो रही, तो मेरे घर पे कुछ भी लगना होता है, चाहे एसी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो,
वो मैं परचेज करता हूं बिजनेस के नाम पे। वो एसेट मैं परचेज करता हूं बिजनेस के नाम पे। क्यों? क्योंकि जब मैं बिजनेस के नाम पे परचेज करता हूं तो जो भी उस पे सेल्स टैक्स मैंने पे किया है मुझे वो इनपुट मिल जाता है। उस सेल्स टैक्स का मुझे वो इनपुट मिल जाता है, और कल को मुझे जब गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करना होगा इस बिजनेस को, तो वो इस पे जो टैक्स पे किया हुआ है उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में काम करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ये काम करते हैं, जो भी उनके घर में सामान होता है महंगा महंगा वो सारा बिजनेस के नाम पे लिया होता है उन्होंने। वो ये दिखाते हैं कि ये बिजनेस का सामान है, बिजनेस में यूज हो रहा है, सो दैट जो भी सेल्स टैक्स उन्होंने पे करा है उस सेल्स टैक्स का बेनिफिट क्लेम कर लो। सुना है तुमने किसी ने ये चीज? Yes, Yes, sir. sir. Okay, something new for you, but this is what many people do. Many people do. ठीक है ना? तो सर ये इसीलिए लग्जरी गुड्स में भी पड़ता है। क्या कह रहे हो रवि? सर ये जैसे लग्जरी गुड्स हो गया उस समय नहीं, मतलब लग्जरी गुड्स पे तो ये हो ही नहीं सकता। तुमने बिल्कुल गलत बोला। तुम खुद सोचो, क्या बिजनेसमैन ये दिखा सकता कि मैंने बिजनेस के नाम पे 2 करोड़ की वॉच ली है? नो सर। बिजनेसमैन क्या कहेगा वॉच किस पर्पस के लिए ली है? काम थोड़ी होता है इसका। जो चीज बिजनेस में आई है बिजनेस में यूज भी तो होना चाहिए ना, वॉच का तो कोई यूज नहीं। हाँ सर हाँ। उस पे तो कभी भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बेनिफिट कैसे मिलेगा? जैसे मैंने टीवी परचेज कर लिया, अब टीवी बिजनेस में भी आ सकता है किसी भी काम से। मैंने कार परचेज करी है, कार बिजनेस में भी यूज होती है किसी भी नाम से। तो मैंने वो चीज जो परचेज की है तब मैंने बिजनेस के नाम पे ले लिया और मुझे इनपुट मिल गया। बट तुम्हारे को क्या पढ़ना है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं जो बिजनेस के लिए नहीं होती, उस पे हमें इनपुट भी नहीं मिलता, तो वो सीधा सीधा हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने एक कार परचेज करी जो थोड़ी बहुत मैं ऑफिस में यूज करता हूँ, बाकी नॉर्मली मेरा वो घर के काम के लिए यूज होती है वो कार। एक कार है जो मैं ऑफिस के लिए मतलब ऑफिस आना जाना थोड़ा बहुत होता है, मेजरली वो कार घर के लिए यूज होती है। मैंने $10,000 की ये कार परचेज करी थी और $2,000 इस पे सेल्स टैक्स था, तो टोटल मैंने $12,000 पे किए थे इस कार को परचेज करने के लिए। अब यहां से इस चीज से मुझे पता चला कि ये कार होली बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही है, दैट मीन्स इस सेल्स टैक्स का मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं तुम्हें 2 सिचुएशन दूं, पहली सिचुएशन कि अगर ये कार पूरी बिजनेस में यूज हो रही होती, अगर ये कार, ध्यान से सुनना, पूरी बिजनेस में यूज होती तो क्या होता? तो क्या मैं सेल्स टैक्स का बेनिफिट लेता कि नहीं लेता? हाँ सर। हाँ सर। गाइस प्लीज सारे बोलो, अगर ये कार मेरी बिजनेस में यूज हो रही होती तो क्या मैं सेल्स टैक्स का बेनिफिट ले सकता था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ले सकता था। तो अगर ये बिजनेस में यूज होती तो मेरी एंट्री क्या होती? डेबिट कार, 10,000 की मैंने कार परचेज करी है, डेबिट सेल्स टैक्स 2,000 का मैंने सेल्स टैक्स करा है, क्रेडिट अगर मैंने कैश पे किया था या पेबल था जो भी, तो ये मेरी एंट्री होती अगर ये कार बिजनेस में यूज होती तो। लेकिन ये कार बिजनेस में यूज नहीं हो रही, अब ये कार बिजनेस में यूज नहीं हो रही। अच्छा मुझे बताओ मेरा खर्चा कितना हो रहा है, 10,000 के 12,000? So 12,000. 10. मेरी जेब से तो 12,000 ही जा रहा है ना, चाहे सेल्स टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा, मेरी जेब से तो 12,000 जा रहा है। तो अगर ये कार बिजनेस में यूज नहीं होती तो मेरी एंट्री होती डेबिट कार, क्रेडिट कैश, पूरा पूरा 12,000। मैं कार के अंदर ही उस सेल्स टैक्स को ऐड कर देता। क्यों? क्योंकि सेल्स टैक्स का मुझे बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो ठीक है, इसको फिर मैं कार की कॉस्ट में ऐड कर लेता हूँ। मैं यही बोलूंगा कि मुझे जो कार है अल्टीमेटली 12,000 की पड़ी। सो इसका मतलब क्या है? अगर हमारा जो सेल्स टैक्स है वो इररिकवरेबल है तो हम उसको या तो एक्सपेंस दिखाएंगे या फिर एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। या तो एक्सपेंस दिखाएंगे या फिर एसेट की कॉस्ट में उसको हम ऐड कर देंगे। अगर नॉर्मल एक्सपेंस है सेल्स टैक्स, जैसे परचेज करे मैंने कुछ गुड्स, लेकिन वो गुड्स मैं सारे घर पे ले गया, मैंने बिजनेस में कुछ रखे ही नहीं, तो मतलब मैंने सेल्स टैक्स पे करा है, तो सेल्स टैक्स पूरा का पूरा मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। अगर मैंने एसेट परचेज करा है और एसेट पे मुझे सेल्स टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा,
तो जो भी मैंने खर्चा करा है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए। ठीक है, एक काम करो, तुम सब एक बार ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारे को क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे से। फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर है गाइस, सबने पढ़ लिया है? सर Yes, sir. हाँ रोहन, यू वर सेइंग समथिंग। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो इनपुट का एक्चुअल मीनिंग पता नहीं चल रहा है मुझे। क्या नहीं पता चल रहा? इनपुट टैक्स का मीनिंग। अच्छा, इनपुट टैक्स का मीनिंग। देखो, इनपुट टैक्स का मतलब होता है तुम्हारा कि जब भी तुम चीज परचेज करोगे, जब भी तुम कोई चीज परचेज करते हो, तो परचेज के टाइम पे तुम गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हो। जब तुम मार्केट से कोई चीज परचेज करते हो, उस पे टैक्स भी पे करते हो ना गवर्नमेंट को, लिखा होता है ना MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। हाँ सर। सो जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज के साथ हम कुछ चीज गवर्नमेंट को ऑलरेडी, टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। ओके ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू चलो, सर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। एक्टिविटी नंबर 1, जल्दी से मुझे आंसर निकाल के दो, एक्टिविटी नंबर 1 का क्या आंसर होगा?
Sir, option 2, 5917. Sir, 5341.6. एक आंसर आया 5917, एक आ रहा है 41.6. 5321.6। No, sir, no. 5341.6. अच्छा 5341.6, ओके। और बताओ गाइस, 6 स्टूडेंट 6 आंसर्स। सर मुझे क्वेश्चन का मीनिंग ही पता नहीं चल रहा है। तुमने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए अभी? सारे देख लिया था, अभी चैप्टर 10 एग्जाम बाकी किट है। क्वेश्चन करेंगे एक भी? सर नो सर। रोहन, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी कहा था एग्जाम किट क्वेश्चन करे बिना कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तुम पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, यू विल बी एट 0। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पूरा सर सिलेबस एक भी चाहे जितनी जितनी मर्जी बार वीडियोस देख लो, तुम्हारे को एग्जाम किट सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बिना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सर मैं एग्जाम के सॉल्व करने का बेटा था, फिर उसमें एग्जाम किट का क्वेश्चन कोई दिख ही नहीं रहा था मुझे, तो फिर मैंने मतलब पुराने अ, चैप्टर्स के 10 मतलब चैप्टर के एक भी एग्जाम किट में एक भी क्वेश्चन नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक्टिविटी क्वेश्चन है ऐसे, वो एक दो नहीं, क्वेश्चन था। जो पुराना चैप्टर तुमने 10 चैप्टर जो पढ़े हैं अभी, उन 10 के 10 चैप्टर के एग्जाम किट में एक भी क्वेश्चन नहीं है? नहीं है सर, मैं उसका वीडियो भी लेके ग्रुप में सेंड करता हूँ, मुझे उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है उसमें। नहीं, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने जो जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद उसके सर वो एग्जाम के कह रहा है क्वेश्चंस भी उसके पास एग्जाम किट नहीं है, उसका कहने का मतलब ये उसके पास एग्जाम किट नहीं है, उसके पास मेन वाली बुक ही है, क्योंकि वो कह रहा है ना नहीं, बट एक्टिविटी उसने एग्जाम क्वेश्चंस किट हैं। अभी, रोहन ने मुझे बताया एग्जाम किट परसों ही मिली है इसको। बट वो सर अभी एक्टिविटी कह रहा था सर। हाँ रोहन, तुम्हें सर, एग्जाम किट मिली एक्टिविटी है नहीं मिली? सिर्फ बुक मिली सर, वो मेल में था बुक, मुझे लगा तुमने उसी मेल में में चेक, मेल चैप्टर में के एंड साथ ही में हो। एग्जाम किट भी होती है। नोटिस नहीं किया सर, मेल चेक चेक करूँ। करना, मेल में जहाँ पे कोड्स होते हैं वहां पे बुक और एग्जाम किट दोनों के कोड्स होते हैं। 1 मिनट सर। हाँ, मेल चेक करो, मेल में तुम्हारे को जहाँ पे बुक होगा ना उसके नीचे वर्कबुक, उसके नीचे एग्जाम किट का भी कोड होगा। तो अपनी ऐप में वो कोड डाल के रिडीम कर लो, तुम्हारी एग्जाम किट भी आ जाएगी। शुक्र। ठीक है, नहीं होता तो मुझे बता देना, आफ्टर द क्लास मुझे बता देना। मेल की कॉपी मेरे को भेज देना, मैं अजीम को बुलवा के तुम्हारे को, अगर नहीं तुम्हारे को मिली तो मैं भिजवा दूंगा, वैसे ऐसा होता नहीं। ठीक है, हाँ सर। चलो गाइस, बाकी आंसर दो मेरे को इसका। सर मेरा थोड़ा आंसर ना इससे कम आ रहा है, मतलब जो फिगर्स कित, हैं कितना वो आ रहा है? मेरा 5874 आ रहा है, पता नहीं क्यों। 5874, कोई बात नहीं। और बताओ गाइस, 3 आंसर है मेरे पास, 5 आने चाहिए। सर मेरे को एक चीज़ कंफर्म करनी थी, मतलब जो सेल्स टैग है वो हमारा वैन्स पे ही रिकवरेबल होगा ना? बिल्कुल, सेल्स टैक्स हमारा वैन पे रिकवरेबल होगा। कार तो बिजनेस और पर्सनल के लिए यूज हो रही है। हाँ जी, फिर तो ठीक है का सर। और बताओ गाइस, किस किसने आंसर नहीं दिया अभी? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Fergus buys 2 vans and a car, each costing 10,000 plus sales tax at 15%। उसने 2 वैन परचेज किया और एक कार परचेज किया और तीनों की कॉस्ट 10,000 प्लस सेल्स टैक्स 15% है। The car will be used 70% for the business use and 30% for personal use। जो कार है वो 70 बिजनेस के लिए होगी और 30 पर्सनल के लिए। The two vans will be used exclusively for business use। जो वैन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए ही यूज होंगी। He depreciate vehicle on straight line basis, वैन ओवर 5 ईयर एंड कार ओवर 6 ईयर। की वैन की जो यूजफुल लाइफ है वो है 5 ईयर्स, कार्स की लाइफ है 6 ईयर्स। इन द टैक्स regime in which Fergus operates, sales tax is only recoverable on items used wholly for business purposes। कि जो चीजें बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होती हैं
उन्हीं के ऊपर हम सेल्स टैक्स क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 वैन्स जो हमने परचेज करी हैं, इनके ऊपर हम सेल्स टैक्स परचेज कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है, डेप्रिसिएशन हमारी कितनी होगी। तो वैन की जो हमारी कॉस्ट, अगर मैं वैन की कॉस्ट की बात करूं, इट इज 10,000 प्लस 15%, दैट मीन्स 1500। अब ये जो 1500 है, ये तो मैं रिकवर कर सकता हूं, दिस इज रिकवरेबल, तो ये तो कॉस्ट में ऐड होगा ही नहीं। इसकी हमारी एंट्री क्या होगी, तुम एंट्री भी करो, डेबिट वैन 10,000, डेबिट सेल्स टैक्स, क्रेडिट कैश। तो सेल्स टैक्स तो हम रिकवर कर सकते हैं, तो ये तो कॉस्ट में ऐड होगा ही नहीं। तो वैन की कॉस्ट कितनी आ गई, 10,000 प्लस 10,000, क्योंकि 2 वैन है तो 20,000 आ गई वैन की कॉस्ट। सो डेप्रिसिएशन ऑन वैन विल बी 20,000 डिवाइड बाय 4,000 5। 4,000 आ गई मेरी वैन पे डेप्रिसिएशन। अब जो कार है, कार मैंने परचेज की थी कितने की, कार भी परचेज की थी 10,000 की, इस पे भी मैंने सेल्स टैक्स पे किया था 1500 का, और मुझे पता लगा है कि कार पे जो सेल्स टैक्स मैंने पे किया था वो रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि कार होली बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही। तो मेरे लिए कार की जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 11500, क्योंकि मैं इस सेल्स टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकता। तो बेनिफिट ले नहीं सकता इसका, दैट मीन्स मुझे इसको कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लगती है कार पे 6 इयर्स, सो 11500 डिवाइड बाय 6, दैट मीन्स 1916.6, ये हो गई मेरी डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरी होगी 5916.6 और 5917। दिस इज द राइट आंसर। एक बार सारे देखो, समझो, कोई भी डाउट है इसमें तो मुझसे प्लीज पूछो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। गाइस क्लियर है सबको, हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्लियर है। रोहन तुम थोड़ी एग्जाम किट के क्वेश्चंस करना पुराने, तुम्हारे को चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि तुमने भी क्वेश्चंस नहीं करे ना। तो ये डेप्रिसिएशन वगैरह तुमने ये सब चैप्टर तुमने पढ़ लिया, अब मुझे नहीं पता चैप्टर कैसे पढ़ा तुमने, लेकिन जब तक तुम एग्जाम किट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तब तक कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व करना। तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो, मोहसिन को मैसेज कर देना या अजीम को मैसेज कर देना कि आई नीड एग्जाम किट, वो तुम्हें मेल में बता देगा। अगर मेल में आई हुई है तो वहीं से तुम्हें बता देगा, अदरवाइज वो तुम्हारे को दूसरी एग्जाम किट दे देगा। सर ये क्वेश्चन मैंने हाफ कर लिया था 1500 तक, उसके बाद ये नहीं समझा, वो उसमें ध्यान नहीं दिया था, ईच वैन ईच कॉस्ट, उसमें ध्यान नहीं दिया था, तो अच्छा, समझ फिगर में गड़बड़ हो गई थी। हाँ चलो इतना। कोई बात नहीं, एक नई लर्निंग क्या बनी, हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाँ निरंजन, यू वर सेइंग समथिंग। सर पर्सनल यूज इसमें ऐड नहीं होगा। क्या चीज? पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज कार में से वो माइनस नहीं होगा, वो आप जो निकाला है 1916.6 उसमें से। पर्सनल यूज कैसे माइनस कह रहे हो इसमें से? नहीं, वही कंफर्म करना था, इसीलिए मेरा आंसर रॉन्ग आया था। अच्छा, तुमने बेसिकली क्या किया कि जो तुमने डेप्रिसिएशन लिखी थी 1916, इसमें तुमने 70% कर दिया इसको। यस। ओके, तुमने 1342 करा है ना। यस। देखो टेक्निकली अगर मैं बताऊं, सीरियसली निरंजन, दिस इज राइट। टेक्निकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, टेक्निकली यस सर। दिस इज राइट, दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो हमने पूरी बिजनेस में लगाई है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमें सिर्फ 70% ही मिलेगी, क्योंकि 30% तो पर्सनल यूज है। तो जो पर्सनल यूज है तो उसका डेप्रिसिएशन हम क्लेम ही नहीं कर सकते बिजनेस में, ओके सर, क्लियर हो गया। है ना। लेकिन 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 मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा आंसर टेक्निकली ये सही है, लेकिन हमसे अगर यहां पे ये पूछा जाता ना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिजनेस को
अलाउ कितना होगा। अगर यहां बोला जाता कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिजनेस को कितना अलाउ होगा तो तुम्हारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होता। इन्होंने खाली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखे है तो इस स्टेटमेंट को इन्होंने एक तरह से वेक कर दिया। इन्होंने इस जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा वेक कर दिया, तभी इनका आंसर 5917 आए। अगर तुम्हारे पास एग्जाम में कोई ऐसी सिचुएशन आए और तुम्हारा आंसर जैसे ये आ रहा है इसमें ना हो तो ये मत सोचना कि इनके आंसर्स गलत हैं, तो फिर ये सोच लेना हो सकता है ये 70 वाली चीज ना करी हो, तो सीधा सीधा यही आंसर निकाल देना। थैंक यू सर, ठीक क्लियर है हो गया। यस सर। गाइस, सबको क्लियर है? चलो, कोई बोल ही नहीं रहा आज, सब सूखे पड़े हैं, थके पड़े हैं सारे। चलो, तो नेक्स्ट आता है गाइस हमारा सेल्स टैक्स अकाउंट। अब सेल्स टैक्स अकाउंट छोटा सा अकाउंट है, ये कैसे बनता है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज के साथ जो भी टैक्स हमारा होता है, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज के साथ जो भी हमने टैक्स पे किया होता है दैट इज इनपुट टैक्स, वो आ जाता है लेफ्ट साइड पे सेल्स टैक्स अकाउंट में। अगर हमने गुड्स सेल करे हैं तो सेल्स के साथ हमने जो भी टैक्स पे किया होता है दैट इज आउटपुट टैक्स, वो आ जाता है राइट साइड में। तो ये होता है इनपुट टैक्स, ये होता है आउटपुट टैक्स। कितना हमने कैश पे कर दिया वो यहां पे आ जाएगा। कैश अगर पे करा है, अगर कैश हमने पे करा है तो राइट में आएगा, अगर कैश रिसीव हुआ है तो कैश लेफ्ट में आ जाएगा। नहीं रुको, उल्टा है इसमें। अच्छा, ये बेसिकली कह रहे हैं दिस इज आउटपुट टैक्स ऑन क्रेडिट परचेज, आउटपुट टैक्स ऑन कैश सेल। ये आउटपुट टैक्स ऑन क्रेडिट सेल है, ये है आउटपुट टैक्स ऑन कैश सेल। दिस इज आउटपुट टैक्स ऑन क्रेडिट सेल, दिस इज आउटपुट टैक्स ऑन कैश सेल। ये चीज है, इसको कैश को हटा दो। तो ये हमारा हो गया टोटल आउटपुट, ये हो गया टोटल इनपुट। जो भी डिफरेंस आया वो आ जाएगा हमारा बैलेंस। तो आउटपुट ज्यादा है, इस साइड आता है आउटपुट, इस साइड आता है इनपुट। तो आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम, बैलेंस हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तुम्हारे को कभी भी अकाउंट बनाने को तो आएगा नहीं है, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक्टिविटी नंबर 2 करो और 2 करके मुझे इसका आंसर बताओ गाइस, क्या इसका आंसर होगा जल्दी से। तुम्हें सिर्फ मुझे एंट्रीज करके बताने हैं कि एंट्रीज क्या होंगी। एक इसकी एंट्री बतानी है तुम्हें, एक इसकी एंट्री, एक इसकी एंट्री। गाइस एंट्रीज बताओ, कोई तो बताओ एंट्री। आज पढ़ने का मन नहीं है क्या? सिमरन, फर्स्ट वाली की एंट्री क्या होगी? Debit purchases 1000, debit sales tax 150, and credit payable 1150. ठीक है, निरंजन
इसकी एंट्री बताओ। DR trade payable, CR sales, sale डी tax, आर रिसीवेबल, रिसीवेबल receivable. जब सेल होती है तो रिसीवेबल होते हैं। अमाउंट बताओ कितना आएगा 1725, है? 1725, अच्छा 1725। CR sales, क्रेडिट सेल्स 1500. 1500। क्रेडिट सेल्स टैक्स तुम्हारा 225। और Yeah. तान्या इसकी एंट्री बताओ मेरे को। So debit sales tax and credit cash 75. 75 वेरी गुड, परफेक्ट। अब बोल बोल के तुम्हारे से काम कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं करता कोई। ठीक है, चलो एक्टिविटी नंबर 3, इसका आंसर सबने मुझे देना है, जल्दी से दो। Second one, sir. Included in the cost of the asset capitalized. इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट कैपिटलाइज। ओके, फर्स्ट एक आंसर यह है। Sir second. सेकंड ओके। सिमरन, Second. रवि, ओके Sir, right up. Sir, included in cost and asset capability. ठीक है। रवि तुम्हारा क्या आंसर है? Sir, right up. ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर गाइस, कि जब भी हम कोई गुड्स हम अगर कार परचेज करेंगे, मोटर व्हीकल परचेज करेंगे जिस पे हम टैक्स रिकवर नहीं कर सकते, तो इसी के अंदर हम उसका जो टैक्स का अमाउंट है वो ऐड कर लेंगे। वेरी गुड। चलो एक्टिविटी नंबर 4, इसका मुझे आंसर दो। So fourth option. ओके, Not, 375 आया। 375 ड्यू फ्रॉम और ओड टू। ड्यू फ्रॉम का मतलब है कि हमें आने हैं, ओड टू मतलब है कि हमें देने हैं। third one. No, sir, third option. 375 102. थर्ड, सबका थर्ड आंसर आया है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ परफेक्ट। सर। तो याद रखना, मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ओड टू मतलब हमें पैसे देने हैं, ओज या ओड टू अस मतलब हमें पैसे आने हैं, ड्यू फ्रॉम मतलब पैसे आने हैं, ड्यू टू मतलब हमें पैसे देने हैं। तो ये है गाइस हमारा सेल्स टैक्स और इसके क्वेश्चंस। और इसके अलावा इस सेल्स टैक्स में और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारा सेल्स टैक्स जो है वो खत्म होता है। इसको तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हम सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। यहीं पे तुम्हारे चैप्टर होता है फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, एक मिनट में देखता हूँ इसमें क्या क्या है तुम्हारा। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कस्टमर अकाउंट,
कुछ लो भी छोड़ दो। कॉन्ट्रा एंट्रीज, रिकॉर्डेड कॉन्ट्रा, अच्छा चलो। अब गाइस हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है डिस्काउंट अलाउड, ये हम बाद में करेंगे। डिस्काउंट अलाउड वाला पार्ट, डिस्काउंट्स वाला बाद में करेंगे। आज हम दोनों अकाउंट्स करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, कॉन्ट्रा, सप्लायर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है। देखो अब गाइस वैसे तो नोट्स में मैंने ये चीज कराई हुई है, बट ये चीज तुम सबको अब बनानी है, कॉपी में करेंगे सारे। तो जो मैं लिखूंगा पहले सबको अच्छे से समझना और अपनी कॉपी में वो चीज सबको बनानी है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा गाइस, दैट इज चैप्टर नंबर 14। इट इज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। मेरे को अपने अब देखो, अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे रिसीवेबल्स की। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रिसीवेबल्स की। अब ना गाइस रिसीवेबल्स कंपनी दो टाइप से मेंटेन करती है। एक क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक हम क्या करते हैं, अभी लिखना कुछ नहीं, आप चीज समझना है। हम सारी जर्नल एंट्री करते हैं, हमने सारी जर्नल एंट्री करी। जर्नल एंट्री से हमने सारे लेजर्स बनाए, और लेजर्स बनाने के बाद हमने एक अकाउंट बनाया जिसमें हमने लिखा कि इस पर्सन से इतने पैसे आने हैं, इस पर्सन से इतने पैसे आने हैं, इस पर्सन से इतने पैसे आने हैं, इस पर्सन से इतने पैसे आने हैं। ऐसे करके हमने एंड में लिख दिया टोटल, कि टोटल रिसीवेबल से हमें इतने पैसे आने हैं। ये हमने जर्नल एंट्रीज के थ्रू बनाया है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस। अब चाहे रिसीवेबल का लगा लो चाहे पेबल का लगा लो, तुम्हारी इस बार पेबल का है तो पेबल का ही मान लो कि ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस, कि इतना तुम्हारे को जर्नल तुमने करे, जर्नल से तुमने सारे लेजर्स करे, लेजर्स बनाने के बाद जितने भी पेबल के लेजर थे सबके लेजर से, जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सबका बैलेंस निकाल दिया और देखा कि टोटल पेबल मेरे इतने हैं कि मुझे पेबल्स को टोटल इतने पैसे देने। एक तो तरीका हमारा होता है पेबल का ये चीज निकालने का। दूसरा एक हमारा एक शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका, और इसको हम सेकंड कंफर्मेशन तरीका भी बोलते हैं, कि हम बनाएंगे अपना एक पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, PLCA। इट इज, अभी मैं सारा बताऊंगा इसका फॉर्मेट, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैंने क्या करा, मैंने जितनी भी टोटल परचेज थी, जितनी भी टोटल परचेज थी वो मैंने यहां लिख दी। जितनी भी टोटल मेरी, मतलब यहां पे सारी फिगर इन टोटल आएंगी, जितनी भी टोटल मेरी परचेज रिटर्न थी वो मैंने यहां लिख दी। जितना भी मेरे को पेबल से कैश आ गया, ओ सॉरी, जितना मैंने इनको कैश पे कर दिया वो यहां लिख दिया। जितना भी इन्होंने मुझे डिस्काउंट दे दिया वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने इन टोटल, मतलब मैंने लेजर्स नहीं बनाए, मैंने टोटल देखा कि टोटल परचेज कितनी थी, टोटल परचेज रिटर्न कितनी थी, टोटल कैश कितना मैंने दे दिया, कितना डिस्काउंट था। यहां से मैंने अपना एक बैलेंस निकाल लिया, मैंने इधर से अपना एक बैलेंस निकाल दिया कि एज पर कंट्रोल अकाउंट मेरा बैलेंस पेबल का इतना आ रहा है और एज पर इंडिविजुअल मेरा बैलेंस इतना आ रहा है। तो अभी जो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तुम क्या पढ़ोगे, फर्स्ट पार्ट में तुम पढ़ोगे सिर्फ ये अकाउंट बनाना कि इस लेजर के थ्रू हम कैसे हमारा बैलेंस निकाल सकते हैं।
इस लेजर के थ्रू हम कैसे रिसीवेबल्स और पेबल्स का बैलेंस निकाल सकते हैं, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो हम आज की क्लास में करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम इन दोनों को रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं कि अगर एज पर जर्नल हमारा डिफरेंस आ रहा है और एज पर ये डिफरेंस आ रहा है तो हो सकता है कुछ कमियां यहां रह गई हो, कुछ कमियां यहां रह गई हो, उनको ठीक करना, दैट इज रिकॉन्सिलेशन। तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे रिसीवेबल के केस में हमारा डिस्काउंट, जो तुमने 11th में थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा या जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए होता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। उसका हम पूरा एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और वो तुम्हारा जो क्लास 12th है या 11th है उससे अलग है। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके तुम्हारे क्वेश्चंस काफी बार आते हैं। इनफैक्ट ये अकाउंट तुम्हारा नॉट ओनली फॉर कंट्रोल, वैसे भी अगर कोई रिसीवेबल अकाउंट बनाना है वहां पे भी ये अकाउंट बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी बुक्स में रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसको तुम नॉर्मल रिसीवेबल अकाउंट भी बोल सकते हो। इट कैन बी कॉल्ड एज रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल का हम पूरा अकाउंट बना रहे हैं। ये फॉर्मेट अभी सबने पहले समझना है। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, क्यों लेफ्ट में आ रही है, क्यों राइट में आ रही है, क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना। एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन बी आस्क्ड बताओ क्यों डेबिट हो रहा है या क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। तो तुम्हें पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लॉजिकली चीजें समझ सकते हो। बट एक बार जैसी मैं चीज बताऊंगा अच्छे से समझना। किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो मुझसे वो प्लीज जरूर पूछना। तो इसको हम बोलते हैं रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, RLCA, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसको मैं लिख देता हूं रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब मुझे एक बात सबने बतानी है, जो मैं पूछूंगा वो मुझे सब बताएंगे। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। सो ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। अब रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो सबसे पहली चीज मेरी यहां पे आती है दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस जो भी मुझे डेबिट बैलेंस गिवन, अगर रिसीवेबल का बैलेंस मुझे डेबिट गिवन है वो ओपनिंग डेबिट बैलेंस मेरा यहां पे आ जाएगा। अब कई बार हमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी गिवन होते हैं। कई बार ऐसा होगा तुम्हारे को लिखा होगा कि रिसीवेबल का बैलेंस ओपनिंग डेबिट भी है, बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट भी है, मतलब रिसीवेबल डेबिट में भी आ रहे हैं, रिसीवेबल क्रेडिट में भी आ रहे हैं। अब तुम कहोगे डेबिट तो रिसीवेबल का बैलेंस वैसे ही होता है क्योंकि रिसीवेबल एसेट होते हैं, क्रेडिट रिसीवेबल क्या हो सकते हैं, ये तो बहुत रेयर है। तो वैसे ये रेयर ही होता है, ये चीज रेयर ही है, लेकिन है सिचुएशन। क्या सिचुएशन है, ध्यान से सुनना। अगर किसी कस्टमर ने हमें गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, हमने उससे पैसे मांगे थे 10,000, उसने गलती से हमें दे दिए 15,000, तो रिसीवेबल को हमें 5,000 रिटर्न करने हैं, तो वो हमारा पेबल नहीं बन जाएगा। पेबल का मतलब होता है हमने क्रेडिट परचेज करा हुआ है, वो रहेगा रिसीवेबल ही, लेकिन उसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कि हमें उसको इतने पैसे देने हैं क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए थे। काफी रेयर ये सिचुएशन होती है, पहली चीज। दूसरा, हमने एक चीज पढ़ी है क्या, कि जब भी किसी अकाउंट को बढ़ाना होता है तो उसी के अकाउंट की साइड लिख देंगे, और अगर उसको कम करना होता है तो ऑपोजिट साइड लिख देंगे। रिसीवेबल का बैलेंस होता है डेबिट। दैट मींस अगर हमें रिसीवेबल इंक्रीज करने हैं, अगर हमें रिसीवेबल इंक्रीज करने हैं तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर रिसीवेबल हमें डिक्रीज करने हैं तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये क्लियर है सबको यस कि सर। इंक्रीज यहां क्यों आया, डिक्रीज यहां क्यों आया? अब रिसीवेबल इंक्रीज किस किस चीज से हो सकते हैं, पहला मेरा आएगा क्रेडिट सेल। जब भी हम क्रेडिट सेल करेंगे मेरे रिसीवेबल बढ़ जाएंगे और पैसे आने। याद रखना यहां पे कैश सेल नहीं आता, क्यों? कैश सेल का रिसीवेबल से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने सेल करा, पैसे आ गए तो रिसीवेबल थोड़ी बढ़ेंगे, तो क्रेडिट सेल से रिसीवेबल बढ़ते हैं। दूसरा होता है मेरा यहाँ पे बैंक
या चलो एक एक चीज से लिंक करते हैं, इजी चीजें। क्रेडिट सेल करी, रिसीवेबल बढ़ के डेबिट साइड पे आ गया। जब मैं रिसीवेबल को पैसे दूंगा, मुझे बताओ रिसीव सारे बताना, जब मैं रिसीवेबल को पैसे मेरे पास सॉरी रिसीवेबल से पैसे आएंगे तो रिसीवेबल बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। कम होंगे रिसीवेबल, तो मतलब कैश रिसीव्ड, तो कैश मतलब कैश रिसीव्ड। जब मुझे रिसीवेबल से पैसे आए तो रिसीवेबल कम हो गए। दूसरा मुझे बताओ, अगर मेरी सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, उससे रिसीवेबल बढ़ेंगे या कम होंगे? सबने बताना है। अगर मेरी कुछ सेल्स रिटर्न हो गई हैं तो मेरे रिसीवेबल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। कम होंगे। दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न कि मैंने सेल्स करी थी लेकिन अब वो उसने मुझे गुड्स वापस भेज दिए तो वो पैसे नहीं देगा, तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न यहां पे आ गया। तीसरा, इररिकवरेबल डेट, ये हमने पढ़ा हुआ रिसीवेबल्स में कि जो भी हमारे इररिकवरेबल डेट होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट से भी हमारे रिसीवेबल कम होते हैं, वो भी यहां पे आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आएगा बैंक डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक, अब इसका मतलब क्या होता है? मुझे एक रिसीवेबल था मेरा, उसने मेरे को एक चेक दे दिया, तो मैंने अपने रिसीवेबल साइड में राइट साइड पे लिख दिया कि मेरे पास चेक आ गया। मैंने वो चेक बैंक में जमा कराया, क्योंकि जब मैं इस साइड लिखूंगा इसका मतलब रिसीवेबल कम हो गए कि मुझे वो पैसे नहीं आने, ऑलरेडी आ चुके हैं। मैंने जब वो चेक बैंक में जमा कराया, मुझे पता चला कि वो चेक बाउंस हो गया, मतलब वो पैसे मुझे आएंगे ही नहीं। तो मैंने तो अपनी गलती से रिसीवेबल कम कर दिए थे। हम कभी भी एंट्रीज को चेंज नहीं करते कि उस एंट्री को चेंज कर दो, तो जो भी डिसऑनर हो गया था अब मुझे दोबारा से उससे पैसे मांगने पड़ेंगे, तो वो मैं लिख दूंगा लेफ्ट साइड पे बैंक डिसऑनर चेक कि रिसीवेबल से मुझे इतने पैसे अब और आने हैं, क्योंकि मैंने गलती से दिखा दिया था कि मुझे वो चेक आ चुका है लेकिन अब वो पैसे नहीं आए, तो दोबारा से उससे पैसे आने हैं, तो बैंक डिसऑनर चेक यहां पे आ जाएगा। उसके बाद होता है इंटरेस्ट चार्ज। कुछ रिसीवेबल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है कि अगर आपने 30 डेज में पैसे नहीं दिए तो हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसने 90 डेज से पैसे नहीं दिए तो 60 डेज का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमें पैसे और आएंगे, यानी रिसीवेबल बढ़ेंगे, तो लेफ्ट साइड पे हमारे यहां पे आ जाएगा। फिर यहां पे आता है डिस्काउंट अलाउड। अगर हमें किसी रिसीवेबल से पैसे आने थे, अगर हमें किसी रिसीवेबल से पैसे आने थे और उसने हमें डिस्काउंट, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, हमने आने थे 100, हमने बोला चल तू 90 दे दे, 10 का डिस्काउंट ले ले, तो 10 से भी रिसीवेबल कम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट यहां पे। लास्ट यहां पे आता है हमारा एक टर्म कॉन्ट्रा विद पेबल। अब ये क्या होता है, जब मैं तुम्हें पेबल अकाउंट बनाऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा। कॉन्ट्रा विद पेबल ये क्या होता है, ये जब मैं तुम्हारे को पेबल करा दूंगा उसके बाद बताऊंगा। बस ये याद रखना, कॉन्ट्रा जहां भी लिखा हो उससे हमेशा रिसीवेबल और पेबल कम होते हैं, तो रिसीवेबल हमारे कॉन्ट्रा से कम होंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा बैलेंस, तो हमारा बैलेंस यहां पे भी आ सकता है, बैलेंस कैरी डाउन। हमारा बैलेंस कैरी डाउन यहां दोनों साइड में से किसी भी साइड पे हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ सकता है, इधर लेफ्ट और राइट, दोनों साइड में भी आ सकता है, या तो लेफ्ट में आएगा राइट में, दोनों में भी आ सकता है। याद रखना, बैलेंस कैरी डाउन अगर यहां पे हमारा बैलेंस बच रहा है दैट मींस दिस इज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस नहीं है ये, क्योंकि मैं तुम्हारे को एक चीज ऑलरेडी बता चुका था लेजर के टाइम पे कि जो भी बैलेंस हमारा बचता है कभी भी हम कैरी डाउन नहीं देखते हैं, इसको जब हम क्रॉस करके उधर लेके जाएंगे इट्स गोइंग टू बी ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन आ रहा है डेबिट साइड पे, दैट मींस दिस अकाउंट इज डेबिट साइड। तो ये डेबिट साइड लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि डेबिट बैलेंस हो जाएगा। लेजर के केस में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उनका उल्टा इफेक्ट होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा इस साइड आएगा मतलब डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा मतलब मेरा क्रेडिट बैलेंस, और यहां पे मेरा जो अकाउंट है रिसीवेबल अकाउंट वो हो जाएगा क्लोज।
अब तुम्हारी जो बुक है उसमें ना तुम्हारे को अकाउंट नहीं बनाया हुआ डिटेल में, उन्होंने एक एक एंट्री बताई हुई है तुम्हारे को, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल रिटर्न, ओ डेबिट सेल रिटर्न, क्रेडिट रिसीवेबल, डेबिट दिस, क्रेडिट रिसीवेबल, डेबिट डिस्काउंट, क्रेडिट रिसीवेबल, डेबिट कॉन्ट्रा, क्रेडिट रिसीवेबल, रिसीवेबल डेबिट, क्रेडिट सेल, रिसीवेबल डेबिट, क्रेडिट बैंक, रिसीवेबल डेबिट, क्रेडिट इंटरेस्ट। मैंने बताया ना इस साइड से एंट्री हमारी होती है, ऐसे चलती है हमारी एंट्रीज। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ऐसे एंट्रीज तुम्हारे को लर्न करवाएंगे। अगर तुम ये अकाउंट ही लर्न कर लो, प्लस हर चीज का कॉन्सेप्चुअली मतलब समझ लो कि कौन सी चीज लेफ्ट में आएगी, कौन सी चीज राइट में आएगी और क्यों। ये लेफ्ट में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि रिसीवेबल का बैलेंस होता है डेबिट। अब हमें कुछ भी अगर रिसीवेबल को बढ़ाना है तो वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो रिसीवेबल किसकी चीज से बढ़ते हैं? क्रेडिट सेल से, डिसऑनर्ड चेक से, इंटरेस्ट चार्ज से, इन सब से रिसीवेबल बढ़ते हैं। कम किसकी चीज से होते हैं? जब रिसीवेबल से कैश आ जाएगा, जब रिसीवेबल को हम क्रेडिट सेल रिटर्न हो जाएगा, इररिकवरेबल डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, कॉन्ट्रा विद पेबल, इन सब से होते हैं हमारे रिसीवेबल कम। अब अच्छे से इस अकाउंट को एक बार लर्न कर लो, कॉपी में बना लो, 5 मिनट लो, अच्छे से इसको लर्न कर लो। फिर मैं तुम्हें कराता हूं पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसका भी फॉर्मेट है, वो लर्न करना है। और हम करेंगे कॉन्ट्रा। आज तुम्हारे को मैं क्वेश्चन कुछ नहीं कराऊंगा इसका, आज तुम्हें सिर्फ इसकी लर्निंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का वो हम परसों कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट से कॉपी में इसको बना लो और जो भी डाउट है मुझसे साथ साथ पूछते चले जाओ। रीजन क्या है मैं इतना फोकस क्यों करता हूं करने को? तो मैं तुम्हारे को सीरियसली बताऊं, मैं तो सिंपली तुम्हारे को अकाउंट भी बना के बोल दूं लर्न कर लो, बट मैं क्यों नहीं कहता? क्योंकि तुम्हारे को अगर कल को आता है कि इंटरेस्ट चार्ज अगर रिसीवेबल से हम करते हैं तो एंट्री क्या होगी? अगर तुम्हारे को मैं ये चीज ना समझाऊं ना और एंट्री लर्न कराऊं, इतनी सारी एंट्रीज हो जाएंगी तुम समझ ही नहीं पाओगे कभी भी। लेकिन अगर तुमने ये अकाउंट अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो तुम सोच सकते हो यार इंटरेस्ट जब रिसीवेबल से चार्ज होता है तो रिसीवेबल बढ़ते हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे आएगा। तो डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट इंटरेस्ट, इजीली यू कैन मेक योर ओन एंट्रीज। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एसीसीए के एग्जाम्स जो हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। बच्चे बहुत एसीसीए के जो एग्जाम्स है वो क्लियर नहीं कर पाते। द ओनली रीजन इज कि वो कॉन्सेप्चुअल चीजें ना पढ़ के वो रट्टाफिकेशन करते हैं।
जैसे गाय से बना लो प्लीज बताना। Done, sir. And done, sir. Done, sir. चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये था हमारा रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आएगा पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और इसको हम पेबल अकाउंट भी बोल सकते हैं। जब पेबल्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? राइट, पेबल का बैलेंस क्या Credit. होता है, डेबिट या क्रेडिट? Credit. तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट यहां आ जाएगा, और सेम इसमें भी हमारा ओपनिंग बैलेंस कभी कभार पेबल का भी हमारा कभी कभार डेबिट बैलेंस हो सकता है। अब पेबल का डेबिट बैलेंस कब होगा, कि जब हमने किसी पेबल को एक्स्ट्रा पैसे दे दी। हमने किसी पेबल को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, मतलब उससे हमें पैसे आने हैं, तो पेबल का डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो ये मत बोलना कोई कि सर पेबल का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है अगर पेबल को हमने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। अब पेबल अगर हमें इंक्रीज करने हैं तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Credit side. क्रेडिट साइड, परफेक्ट। तो पेबल जब इंक्रीज करने हैं इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, और पेबल अगर हमें डिक्रीज करने हैं दे विल कम ऑन द डेबिट साइड। एब्सोल्युटली राइट। अब पेबल किन किन चीजों से बढ़ते हैं, पहले आ जाएगा हमारा क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज से पेबल बढ़ते हैं, वेरी गुड। फिर पेबल को हम पैसे देंगे, जब पैसे देंगे तो पेबल कम हो जाएंगे, सो कैश अमाउंट पेड टू पेबल वो यहां पे आ जाएगा। पेबल को अगर हमने परचेज रिटर्न, उससे भी पेबल कम हो जाएंगे। परचेज रिटर्न, और ये भी ऑफ कोर्स क्रेडिट परचेज रिटर्न, उससे भी हमारे पेबल कम हो जाएंगे। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, अगर कोई भी हमें डिस्काउंट मिला है पेबल से तो उससे भी पेबल कम होंगे कि हम उसको कम पैसे देने। अगर पेबल को हम पैसे टाइम पे नहीं दे पाए तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो पेबल बढ़ जाएंगे हमारे। सो इंटरेस्ट पेबल, और यहां पे भी डिसऑनर्ड चेक, हमने पेबल को चेक दे दिया, जब हम पेबल को चेक देंगे तो हम अमाउंट यहां पे लिख देंगे, चेक पेड की पेबल कम हो गई। पता चला हमारे वाला चेक बाउंस हो गया, तो हमारे को पेबल को दोबारा पैसे देने हैं, तो हम पेबल को बढ़ा देंगे कि नहीं यार हमने पेबल कम कर दिए थे लेकिन हमें उसको पैसे और देने हैं। उसके बाद यहां पे हमारा लास्ट आ जाएगा कॉन्ट्रा
विद रिसीवेबल्स। कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल, मैं तुम्हें बताया था कॉन्ट्रा से हमेशा रिसीवेबल और पेबल कम होते हैं। कॉन्ट्रा से हमेशा रिसीवेबल और पेबल कम होते हैं। तो हमें अगर पेबल कम करने हैं तो लेफ्ट साइड पे लिख देंगे हम कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल्स। और लास्ट में आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा मुझे बताओ ये वाला बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट या क्रेडिट? Credit. क्रेडिट बैलेंस, वेरी गुड। और ये वाला बैलेंस हो जाएगा मेरा डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और यहां हो जाएगा मेरा पेबल क्लोज। परफेक्ट। सो दिस इज पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसको भी अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। अब थोड़ा सा आसान लगेगा ये करने के बाद मैं तुम्हें बताता हूं कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल और पेबल होता क्या है, क्यों हम इसको रिसीवेबल या पेबल में से कम करते हैं, और इसकी एंट्री आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। पहले ये बता दो। Done, sir. Done, sir. Done. Done? यस सर। चलो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा क्या होता है? कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल पेबल। एक अच्छा एक बात बताओ, बचपन में मतलब मेरे बचपन में गेम होती थी कॉन्ट्रा, ऐसे बड़ा सा सी होता था उसका, ऐसे खेलिए किसी ने गेम ऐसे? सुने नाम किसी ने नहीं ऐसे सर। कॉन्ट्रा? नो सर। ओके जब एक्चुअली आजकल तो टाइम मोबाइल्स का हो गया है, PS2 PS3 PS4। इससे पहले कंप्यूटर गेम्स आती थी जो हम सीडी में खेलते थे, उससे पहले कैसेट गेम्स आती थी। तो जो सुपर मारियो वगैरह सारी है ये कैसेट गेम्स है। तो वो क्या होता था, एक ऐसा कंसोल होता था, इसके ऊपर ऐसे एक बॉक्स होता था और ऐसे कैसेट्स होती थी, ऐसे कैसेट्स होती थी।
तो जो कैसेट्स होती है ना, इसमें बोलते थे कि 500 इन 1 गेम ऐसे से होती थी। तो इस कैसेट को इसके ऊपर ऐसे लगाना होता था बस, और वो गेम्स हमारी सारी चल जाती थी। तो इसके अंदर सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, ये सब वो सब सारी गेम्स इसके अंदर आती थी, और छोटी छोटी गेम्स होती थी लेकिन बड़ी अच्छी होती थी। तो कॉन्ट्रा वॉज वन ऑफ दैट गेम। हालांकि उसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, बट वैसे ही बता रहा था, एक अपना पास एक्सपीरियंस शेयर करने का, कि थोड़ा जो एज डिफरेंस है तुम्हें पता चले कि हमने भी क्या क्या टाइम देखा हो। चलो एनीवेज, अब कॉन्ट्रा क्या होता है गाइस? सोचो, हम है एबीसी कंपनी, वी आर एबीसी कंपनी। देयर इज अ पर्सन राहुल, राहुल एंटरप्राइजेस। राहुल एंटरप्राइजेस के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब बंदा अकेला ही है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग लोग हैं इसमें, अकेला बंदा है, लेकिन इसके खुद के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो यहां से हम क्रेडिट परचेज भी करते हैं सामान, राहुल एंटरप्राइजेस से हम क्रेडिट पे सामान परचेज भी करते हैं, और इसी की दूसरी एंटिटी को हम क्रेडिट पे सामान सेल भी करते हैं। हम इससे क्रेडिट पे सामान परचेज भी करते हैं राहुल एंटरप्राइज से, और हम क्रेडिट पे ही इसको सामान सेल भी करते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि अगर मान लो इसके काफी सारे बिजनेसेस हैं, अब तुम कहोगे सर इसी का सामान बना के इसी को बेच दिया, जरूरी नहीं है। हो सकता है ये हमें रॉ मटेरियल दे रहा हो, हम फिनिश गुड्स बना के दे रहे हो, इसी को सेल कर रहे हो, भी नहीं बनो। अब सोचो, ध्यान से सोचना, तुमने राहुल से सामान परचेज किया था $20,000 का। बहुत ध्यान से सुनना, तुमने राहुल से सामान परचेज किया था $20,000 का, ठीक है? और तुमने राहुल को पे करने थे, जो तुमने क्रेडिट पे, सॉरी, राहुल से परचेज किया था 20,000 का, दैट मींस तुम्हें राहुल को देने थे 20,000। पेबल जो तुम्हारे थे वो थे 20,000, और जब तुमने उसको क्रेडिट सेल करी, वो तुमने सेल करी 50,000 की, $50,000 की तुमने क्रेडिट सेल करी। दैट मींस तुम्हें जो पैसे आने थे दैट वाज 50,000। अब मुझे जेन्युइनली सोच के बताओ, क्या तुम राहुल को ये बोलोगे कि भाई पहले तो ये ले 20, पहले तो ये ले 20 और अब मुझे 50 वापस कर? बताओ, ऐसा करोगे? नो सर। है ना, नहीं करेंगे ऐसा कि उसको पहले बोलेंगे ये ले, जैसे मैंने सामान परचेज किया था ये ले $20,000, और उसी दिन बोलेंगे भाई देख तेरे को मैंने सेल भी किया था, मेरे को 50 वापस कर। तुम क्या कहोगे कि भाई इससे बेटर मैं एक नेट अमाउंट निकाल लेता हूं, कि दोनों में से कम अमाउंट कौन सा है, 20 का, तो मैं यहां से 20 माइनस कर देता हूं, सीधा तू मेरे को 30 दे दे, सीधा तू मेरे को 30 दे दे, बात ही खत्म कर। है कि नहीं, कि 20 मुझे तुम्हें देने थे, 50 तुमसे आने थे, तो मैंने 50 में से 20 माइनस कर दिया, लोअर अमाउंट दूसरे से माइनस कर दिया, उसको बोला ठीक है मेरे को सीधा सीधा 30 दे दे। ये क्लियर है गाइस? यस सर। रजन, आपका आवाज, वो मेरा नेट स्लो के कारण से मैं कुछ ये सुन नहीं पाया अच्छे से। अभी इसका कुछ भी नहीं सुना तुमने? क्रेडिट सेल से मैं कुछ नहीं सुना सर। ओके, चलो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, ठीक है? हाँ, तो 30,000 मुझे नेट मैंने बोल दिया मुझे आने, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, मेरी बुक्स में पेबल थे 20,000, रिसीवेबल थे 50,000, और मैंने उसको बोला कि इसका नेट अमाउंट निकालना है, तो 20 यहां से माइनस कर दिए, 20 यहां से माइनस कर दिए, सो पेबल हो गए 0, रिसीवेबल हो गए 30। सो ये जो 20,000 है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा, कि ये वो पैसे हैं जो सेम रिसीवेबल से मुझे आने हैं, और इतना ही पैसा मुझे उनको देना है, इतना ही पैसा मुझे रिसीवेबल से आना भी है, और इतना ही पैसा मुझे उन्हीं लोगों को देना भी है। तो ये अमाउंट मैं रिसीवेबल और पेबल दोनों में से माइनस कर देता हूं। तो तुमने देखा होगा कि जो भी हमारा कॉन्ट्रा होता था वो रिसीवेबल से भी कम होता था और पेबल से भी कम होता था, और दोनों सेम अमाउंट से कम होगा। दिस इज कॉन्ट्रा।
सो कॉन्ट्रा की अगर तुम्हें कोई बोले कि एंट्री क्या होती है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कॉन्ट्रा, जर्नल एंट्री फॉर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा से मैंने बताया रिसीवेबल भी कम होते हैं और पेबल भी कम होते हैं। तो पेबल का बैलेंस होता है क्रेडिट, रिसीवेबल का बैलेंस होता है डेबिट। पेबल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो पेबल कम करने हैं तो पेबल डेबिट हो जाएंगे। रिसीवेबल का बैलेंस होता है डेबिट, रिसीवेबल भी कम करने हैं तो रिसीवेबल हो जाएंगे क्रेडिट। तो कॉन्ट्रा की एंट्री हमारी ये होती है डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट, पेबल, सिंपल। लॉजिक क्या है कॉन्ट्रा का, वो अमाउंट जो सेम बंदे को हमें देना भी है और उसी पर्सन से हमें आना भी है, तो वो अमाउंट मैं रिसीवेबल और पेबल दोनों में से माइनस कर देता हूं कि ठीक है इसको नेट ऑफ कर दो, ना तो देना है ना तो लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारे पेबल भी कम हो जाएंगे, पेबल विल रिड्यूस और रिसीवेबल विल रिड्यूस। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हारा होमवर्क ये है, तुम्हारे को प्रीवियस जो चैप्टर है सेल्स टैक्स, उसके एग्जाम किट क्वेश्चंस करने हैं। और रोहन तुम एक बार देख लेना एग्जाम किट तुम्हारे पास है कि नहीं, नहीं है तो अजीम को बोल देना, ही विल प्रोवाइड यू द एग्जाम किट। और तुम्हारे को ये जो चैप्टर है ट्रेड रिसीवेबल और पेबल, इसमें जो मैंने तुम्हारे को रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ये दोनों अकाउंट तुम्हें अच्छे से लर्न करने हैं नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले आते ही तुम्हारे को इसका एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब आई विल गिव यू अ थिंग और बोलूंगा बताओ, बनाओ रिसीवेबल, बनाओ पेबल, ये चीज तुम्हें बोलूंगा। और उसके बाद विल मूव फर्दर एंड नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके सर। ठीक है गाइस? यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे, सी यू ऑन फ्राइडे सेम टाइम। कोशिश करना सारे स्टूडेंट्स क्लास जो है वो टाइम पे ज्वाइन कर लें। ओके चलो सर। बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर।